हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। आप लोग यह भी जानते हैं कि ये पेपर जो है वो कॉमन कोर्स होता है। इसको चाहे एचआई ट्रेड से हो, चाहे वीआई ट्रेड से, या फिर आप आईडीडी यानी कि एमआर से आप लोग डीएड डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो पेपर होता है वो कंपलसरी होता है। इसमें अभी तक हम लोगों ने रिवीजन क्लास में यूनिट फर्स्ट कवर कर लिया है। यदि आप लोग यूनिट फर्स्ट अभी तक रिवीजन नहीं किए हैं तो आप चैनल विजिट करते हुए यूनिट फर्स्ट के 5 चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यूनिट सेकंड का फर्स्ट यानी कि 2.1 सब यूनिट कवर करेंगे, जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियो, सेरेब्रल पॉल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये 3 चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपका 2.1 सब यूनिट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियोमाइटिस, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आप लोग इसी से रिलेटेड ये पूरा वीडियो रिवीजन करेंगे। और जो यहाँ पे आप लोगों को 3.4 दिख रहा है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से लिखा था, इसलिए मैंने इसको उठाया। बाकी आप लोग अगर नोट्स देखेंगे तो नोट्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। अभी फ़िलहाल इससे मैंने वीडियो आप लोगों को दिया है, तो इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें शॉर्ट्स में मिलेंगी, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट में सारी चीज़ें जाननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ भारी लग रहा होगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम खांसी बुखार भी है, तो इस वजह से वीडियो में कहीं भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हम ये जानते हैं कि जो व्यक्ति चलने में अक्षम होता है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होता है। लेकिन इसमें और क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो कि वो बच्चे कर नहीं पाते हैं, उन्हें कठिनाई महसूस होती है, ये चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। गामक अक्षमता का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के चलने फिरने, उठने बैठने के साथ साथ किसी वस्तु को पकड़ने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में असमर्थता का होना ही उस व्यक्ति के समस्या को ही गामक अक्षमता कहते हैं। यानी कि गामक अक्षमता ये है कि किसी भी व्यक्ति के चलने फिरने, उठने बैठने के साथ साथ किसी वस्तु को पकड़ने में व असमर्थ हो जाने पर, अर्थात ऐसी समस्या कि किसी व्यक्ति या बच्चे में पाई जाती है, तो उसे गामक अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति या बच्चा कहेंगे। अर्थात गामक अक्षमता जो होता है वो जन्मजात भी हो सकता है और जन्म के समय भी और जन्म के बाद भी। यानी कि अगर दुर्घटनावश या बीमारी के बाद ऐसी घटना होती है कि बच्चा चलने में या व्यक्ति चलने में असमर्थ हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, गामक अक्षमता। अब हम बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति या बच्चों में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले उनमें ये समस्या होती है कि उनका पाँव टेढ़ा होता है या पैर का मुड़ा होना। अगर पैर टेढ़ा है तो भी चलने में परेशानी होगी, पैर मुड़ा है तो भी चलने में परेशानी होगी। पैर का छोटा होना, यदि पैर छोटा है या एक पैर छोटा है तो भी चलने में समस्या होगी। हाथ का छोटा होना, यानी कि हाथ भी उनके अगर छोटे हैं तो एक तरीके से वो भी समस्याग्रस्त है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही आएगा।
अतः हम संक्षिप्त शब्दों में ये कह सकते हैं कि जन्म के पहले, जन्म के बाद, किसी चोट या दुर्घटना में या फिर बीमारी में किसी भी प्रकार की अगर वहाँ पे क्षति हो रही है, चाहे वो रचनात्मक हो या फिर वो गत्यात्मक हो, तो एक तरीके से जो अंगों में हानि पाई जाती है या कमी पाई जाती है या उसमें क्षति पाई जाती है, वही क्या कहलाता है? गामक अक्षमता। अब हम बात करेंगे गामक अक्षमता को प्रभावित करने वाले जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी के द्वारा भी व्यक्ति में गामक अक्षमता देखा जाता है, क्योंकि जो बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित होता है वो अपने शरीर पे किसी भी प्रकार का सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। यदि उसमें पोलियो है तो भी बच्चा चलने में असमर्थ होता है, अर्थात गामक अक्षमता उसमें भी देखने को मिलता है। या स्पाइना बायोफिडा बच्चे में है तो भी बच्चे में लोकोमोटर डिसेबिलिटी का कारण बनेगा। या लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन, कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति हैं तो उनको भी चलने में समस्या आती है। इसके साथ साथ जन्मजात अगर विकृति देखने को मिल रही है या चोट के कारण किसी भी प्रकार की विकृति देखने को मिल रही है या फिर वो अंग विकसित नहीं है या मांसपेशीय दुर्विकार हो रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति में लोकोमोटर डिसेबिलिटी का कारण बनता है। अब हम बात करेंगे पोलियो की, कि पोलियो क्या होता है। यह समस्या जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष के मध्य में होती है। इससे जो भी ग्रसित व्यक्ति या बालक होता है वो गामक कौशल में निपुण नहीं होता है, क्योंकि उसे गामक अक्षमता ही आती है। क्योंकि पोलियो अगर बच्चे को हो रहा है तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ होता है। यह एक विषाणु जनित रोग होता है, क्योंकि ये विषाणुओं के द्वारा होता है जो भोजन करते समय या गंदगी से या दूषित भोजन से, दूषित जल से शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं और इसके माध्यम से एक तरीके से वो जाकर के पैर को प्रभावित करते हैं, जिससे बाल पक्षाघाती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों पर भी ज़्यादा अटैक करते हैं, जिसके कारण ये कहा जाता है कि बच्चे में पोलियो हो गया है। और इसमें 3 प्रकार के वायरस भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? लियोन, लैंसिंग, बॉर्नसाइड। तो ये 3 प्रकार के आपके जो हैं वो वायरस हैं और ये बच्चों में पाए जाते हैं, जिसके कारण बच्चों में पोलियो होता है। पोलियो में अक्सर देखा जाता है कि इसके जो संक्रमण होते हैं या अर्थात इसके जो वायरस होते हैं वो संक्रमण की गति को नियंत्रित करने वाली जो नाड़ियाँ होती हैं या कोशिकाएं होती हैं उसको प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में वातावरण जहाँ तक पोषण की स्थिति होती है वहाँ तक वो उसको खराब कर देते हैं, या फिर कह लीजिए कि शौचालय की कमी हो जाए, या पोलियोग्रस्त जो बच्चे होंगे उनके मल से भी जो ये वायरस होते हैं वे स्वस्थ बच्चों तक भी पहुंच जाते हैं, जिससे अन्य जो बच्चा होता है वो भी इसकी बीमारी के शिकार में आ जाता है। जैसे मक्खियां हैं, अगर उस पे बैठ रही हैं उसके मल मूत्र पे और फिर वो जा कर के दूसरे बच्चे के खाने पे या किसी माध्यम से उसके मुंह तक जा रही हैं, तो फिर एक तरीके से वो वायरस जा कर के उस बच्चे को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर किसी भी बच्चे को पोलियो है तो उसके वातावरण में कम ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप रह रहे हैं उसके साथ में तो अगर उसको छींक आ रही है, खांसी आ रहा है, तो इसके द्वारा भी इसके जो वायरस होते हैं वो फैलते हैं। तो आप जानते ही हैं जो वायरस से रिलेटेड बीमारी होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है और उसका जो फैलाव होता है काफ़ी तेज़ी से होता है। तो पोलियो जो है ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। अगर इसके वायरस एक बार एक बच्चे में आ गए तो उससे दूसरे बच्चे में भी जाने की पूरी संभावना होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को 3 इसमें वायरस बता रखे हैं कि एक लियान होता है, एक लैंसिंग और एक ब्रांसहाइड। अब ये जो वायरस होते हैं ये व्यक्ति के इंटीरियर
हॉर्न सेल में जा कर के उससे जो जुड़ी मांसपेशियाँ होती हैं उन सभी को क्षति पहुंचाती हैं, जिससे जो व्यक्ति या बालक होता है उसको लकवा मार जाता है, या उसी को बाल पक्षाघात भी कहते हैं। आप लोग अभी इसको पढ़े हैं कि बाल पक्षाघात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कभी कभी जो वायरस होते हैं बहुत ही जानलेवा बीमारी के रूप में हो जाते हैं, जिससे बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनको जो श्वसन क्रिया होती है वो अच्छे से वो नहीं सुचारू रूप से हो पाती है। तो श्वसन क्रिया अगर उनकी बाधित हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अब पोलियो के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो पोलियो के जो कारण होते हैं वो सबसे पहले इसमें ये होता है कि इसमें अगर पोलियो वायरस है तो इससे संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता है। शरीर के मुख के द्वारा, लार के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा आदि के द्वारा ये पोलियो फैलता है। टीका अगर अच्छे से नहीं लग रहा है, समय पे नहीं लग रहा है, तो इससे भी पोलियो फैलता है। अगर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, अर्थात इम्यूनिटी पावर जो होता है शरीर का वो अगर क्षति है या फिर कमी पाई जा रही है उसमें, तो इससे भी बच्चे में पोलियो हो सकता है। अगर आप एक पोलियो से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में ज़्यादा रह रहे हैं तो इससे भी पोलियो का खतरा बना रहता है। अब इसकी रोकथाम करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें सबसे पहले तो माँ का जो दूध होता है वो बच्चे को पोलियो के साथ में पिलाना ज़रूरी होता है, जो कि बच्चे को अन्य सभी प्रकार के जो संक्रमण होते हैं उससे ये बचाता है। माँ का जो दूध होता है वो बच्चे या कह लीजिए बच्चे के दूध या भोजन या पानी की अन्य स्वच्छ व्यवस्था जो होती है उसको अच्छे से करना चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार से संक्रमण ना हो। व्यक्तिगत सफाई पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मलमूत्र जो निष्कासन होता है उसका सही प्रबंध करना चाहिए ताकि और बच्चे इसके संपर्क में ना आ सकें। सर्दी, जुकाम, बुखार या दस्त हो रहा है तो ऐसे में पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय आप पोलियो की वैक्सीन दे रहे हैं तो भी बच्चे में आपको एक तरीके से लोकोमोटर डिसेबिलिटी देखने को बाद में मिल सकता है। तो ये सब पोलियो के कारण होते हैं। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो पोलियो के और भी प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें सब क्लिनिकल होता है एक, और एक होता है गैर पक्षाघात, और लकवा भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें स्पाइनल पोलियो होता है जो कि रीढ़ की हड्डियों को प्रभावित करता है, और एक बुलबार पोलियो होता है जो कि मस्तिष्क के तने को प्रभावित कर देता है, और एक होता है बुलबोस्पाइनल पोलियो जो कि रीढ़ और मस्तिष्क दोनों को ये प्रभावित करता है। तो ये था पोलियो के बारे में। आप लोग अगर इतना ही पढ़ ले रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये इतना ध्यान रखिएगा कि ये बच्चे के जन्म से 2 वर्ष या अधिकतम 5 वर्ष तक ये समस्या देखने को पोलियो जैसी मिल सकती है, क्योंकि ऐसे में बच्चे को ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये वायरस से होते हैं तो वायरस काफ़ी तेज़ी से इन बच्चों में खतरे के रूप में बन सकते हैं, क्योंकि ये संक्रमण बीमारी होती है। आगे अगर हम पोलियो के बारे में ही बात करें तो पोलियो के कई लक्षण होते हैं, जिसमें पहचान अगर सही समय पर कर लिया जाए तो इस समस्या को जटिल रूप से बचाया जा सकता है, अर्थात एक तरीके से रोकथाम का प्रबंधन यहाँ पे किया जा सकता है, और इसमें बाद में चल कर के कम खर्चा भी होगा। तो इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चे को तीव्र ज्वर आना, अगर उसको काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा है तो भी बच्चे को एक तरीके से पोलियो वायरस उसके शरीर में फैल गया है और उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी की संभावना बन रही है। सिर में अत्यधिक दर्द का होना, या शरीर में ऐंठन के साथ में दर्द होना, या तीव्र ज्वर के साथ बार बार उसको उल्टी आना, तीव्र ज्वर के साथ में समय मांसपेशियों का भी शिथिल हो जाना, अर्थात तीव्र ज्वर के साथ अगर मांसपेशियां शिथिल हो जा रही हैं तो भी बच्चे में क्या होगा, पोलियो वायरस का शिकार बच्चा हो सकता है। तीव्र ज्वर के बाद लकवाग्रस्त अंग का संकुचित अर्थात सीधा ना होना,
और शरीर के अंगों का कमजोर हो जाना, अंगों के जोड़ों का अलग दिखाई देना या लकवाग्रस्त अंग का छोटा होना, या स्पाइनल कार्ड का हल्का होना या तिरछा होना या फिर उसका टेढ़ा होना। तो ये एक तरीके से पोलियो के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं, जो सही समय पर अगर पहचान कर लिया जाए तो पोलियो से जो भी प्रभावित बच्चा या व्यक्ति होगा उसको बचाया जा सकता है, या कह लीजिए एक तरीके से उसको ज़्यादा हानि होने से बचाया जा सकता है, उसमें ये समस्या गंभीर रूप नहीं ले पाएगी। अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी की। ये है सेरेब्रल पॉल्सी, जिसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं, जिसमें सेरेब्रल का अर्थ होता है मस्तिष्क का दोनों भाग, तथा पॉल्सी का अर्थ होता है ऐसी अक्षमता या क्षति जो शारीरिक गति को नियंत्रण करने में ये संतुलित नहीं कर पाता, अर्थात नियंत्रण करने में ये असमर्थ होता है, यानी कि उसके शारीरिक गति को ये नियंत्रण करने में एक तरीके से प्रभावित करता है। सीपी की खोज सर्वप्रथम विलियम लिट्स ने 1960 ईस्वी में किया था। इस समस्या के बारे में उन्होंने ये बताया कि ऐसे व्यक्ति या बच्चे के हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वो अत्यधिक कड़ापन आ जाता है उसमें, या उसमें जकड़न आ जाती है, जिससे चलने फिरने के साथ साथ उन्हें किसी वस्तु को पकड़ने में कठिनाई महसूस होती है। और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो होता है इसमें एक तरीके से ये मस्तिष्क का लकवा माना जाता है, जो कि एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था होती है जो बच्चे के परिपक्व होने से पहले मस्तिष्क की क्षति का कारण बन जाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं कर मिलता है और गामक अपंगता उसमें देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी जो संचालन होता है एवं शरीर की जो स्थिति होती है उससे जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उसको बाद में थोड़ा बहुत सुधारा जा सकता है। ये समस्या जीवन के आरंभिक 3 वर्षों में देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की जो समस्या होती है वो जन्म के पूर्व, जन्म के समय या जन्म के बाद देखने को मिलती है। इसमें जो स्पाइनल कार्ड होता है वो एक तरीके से क्षति उसमें होता है और उसमें कमी पाई जाती है, तब जाकर के बच्चों में चलने में वो बच्चे असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनमें एक तरीके से अपने शरीर पे ही सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। कुछ विद्वानों का ये भी इसमें मानना है कि इसके कारण जो मस्तिष्क की योग्यता होती है अर्थात आईक्यू डेवलपमेंट वो कम हो जाती है या फिर धीरे धीरे वो समय के साथ में समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी के परिभाषा के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू पैरेट्स एंड बैट्सो के अनुसार इन्होंने 1986 में ये परिभाषा दे रखी है। तो इनका कहना है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो होता है वो एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था होती है जो मानव जीवन के प्रथम 3 वर्षों में ही हुई मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोर होने के कारण उसमें अपंगता देखने को मिलती है। According to United Cerebral Palsy Research and Educational Federation, यूनाइटेड सीपी और एजुकेशनल फाउंडेशन ने जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है इसको अनेक आधारों पर बताया है कि इसमें क्या क्या होता है। इन्होंने ये बताया है कि ये प्रमस्तिष्कीय चोट के कारण उत्पन्न होता है सेरेब्रल पॉल्सी, जिसके कारण गामक जो क्रियाएं होती हैं वो एक तरीके से कम हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर उनका जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। लक्षणों का ये एक तरीके से समूह होता है, इसमें काफ़ी लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो बाल्यावस्था में ही देखने को मिलती है। इसमें जो अधिगम अक्षमता होता है वो मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करता है और अंगीय व्यवहार की इसमें विकृतियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात है इसका मुख्य कारण गर्भावस्था से जुड़े ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि शिशु जो होता है गर्भ में पल रहा होता है उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। और अपरिपक्व की अवस्था में भी बच्चे में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो होता है वो जोखिम भरा कारक होता है, क्योंकि गर्भवती जो माँ होती है अगर उसमें गंभीर रक्तस्राव हो रहा है तो इससे जो मस्तिष्क अपरिपक्व हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति या जो बालक होता है उसमें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात देखा जा सकता है। आगे बात करेंगे कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कितने प्रकार हैं। तो सीपी को अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है, क्योंकि इसमें अंगों के आधार पर, तीव्रता के आधार पर, चिकित्सा के आधार पर अलग अलग इसको बांटा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले आपका है प्रभावित अंगों के आधार पर, फिर उसके बाद तीव्रता के आधार पे, फिर है चिकित्सीय लक्षणों के आधार पे। अब हम बात करेंगे कि प्रभावित अंगों के आधार पर जो सेरेब्रल पॉल्सी है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मोनोफ्लेजिया, डाईफ्लेजिया, पैराफ्लेजिया, हेमीफ्लेजिया और क्वाड्रीफ्लेजिया। तो ये आपके जो 5 प्रकार हैं ये आपके प्रभावित अंगों के आधार पर सेरेब्रल पॉल्सी के भाग हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको याद कैसे करें। तो जो ये आपका है प्रभावित अंगों के आधार पर, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप लिख लीजिए। MHDP क्या है? एक मिनट। MHDP क्या है? अब हम बात करेंगे कि M क्या है। तो M है मोनोफ्लेजिया, H है हेमीफ्लेजिया, D है आपका डाईफ्लेजिया, P है आपका पैराफ्लेजिया, और यहाँ पे क्या का मतलब यहाँ पे Q से ले लीजिए क्वाड्रीफ्लेजिया। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, अर्थात MHDP क्या है। तो MHDP क्या है इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोनोफ्लेजिया। तो मोनोफ्लेजिया में क्या होता है? मोनोफ्लेजिया में ये एक प्रकार की समस्या होती है जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से जो ग्रसित व्यक्ति या बच्चे होते हैं उनके या तो एक हाथ में या तो एक पैर में उनके क्षति देखी जाती है, अर्थात या तो एक पैर प्रभावित होता है या तो एक हाथ प्रभावित होता है। ज़्यादातर यह हाथों में ही देखने को मिलता है। अमूमन कोई भी एक हाथ जो होता है वो प्रभावित होता है बच्चे में। अब हम बात करेंगे डाईफ्लेजिया। डाईफ्लेजिया में इसमें इस प्रकार की समस्या देखी जाती है कि जो ग्रसित व्यक्ति या बालक होता है उसके दोनों हाथ या फिर दोनों पैर कोई एक इसमें प्रभावित होता है, चाहे उनके दोनों पैर प्रभावित होंगे या फिर कभी कभी ये हाथों में प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके कारण जो बच्चा होता है वो डाईफ्लेजिया का शिकार होता है। ज़्यादातर पैर ही इसमें प्रभावित देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पैराफ्लेजिया। अब पैराफ्लेजिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति या बालक होते हैं उनके निचले हिस्से में, यानी कि उनके दोनों पैर वो प्रभावित होते हैं, अर्थात व्यक्ति या बच्चे के कमर के नीचे का जो भाग होता है वो रचनात्मक रूप से उनका प्रभावित होता है, जिसके कारण उनमें गंभीर गामक अक्षमता देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेमीफ्लेजिया। हेमीफ्लेजिया क्या है? तो हेमीफ्लेजिया में अक्सर देखा जाता है कि इसमें जो व्यक्ति या बालक होते हैं उनके एक ही तरफ के, पूरे शरीर के एक ही तरफ के या तो फिर उनके पूरे हाथ और पैर दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं। मतलब शरीर का आधा भाग, आपके सर से लेकर पैर तक शरीर का आधा भाग जो होता है वो रचनात्मक या कार्यात्मक दोनों रूप से उनके प्रभावित होते हैं, अर्थात वो क्षतिग्रस्त होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रीफ्लेजिया, ये लास्ट है आपका। इसमें इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति या बच्चा होता है उसका जो पूरा शरीर है वो प्रभावित देखने को मिलता है, अर्थात दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ इसमें
प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि स्पाइनल कार्ड जो होता है, रीढ़ की हड्डी, उसमें भी समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है, लेट नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है, अर्थात वो पूरे शरीर से वहाँ पे प्रभावित देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका तीव्रता के आधार पे। तीव्रता के आधार पे भी 3 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें आपका आता है माइल्ड सेरेब्रल पॉल्सी, मॉडरेट सेरेब्रल पॉल्सी और सर्व सेरेब्रल पॉल्सी। तो माइल्ड में क्या होता है कि इस तरह की जो समस्या होती है, इसमें जो ग्रसित बच्चे या व्यक्ति होते हैं, उनके गामक और शारीरिक जो स्थिति होती है वो सामान्य बच्चे की तुलना में थोड़ी सी कम डेवलप हुई होती है, क्योंकि सामान्य बच्चा जो होता है उसका शरीर जो होता है वो काफ़ी डेवलप हुआ रहता है, लेकिन इन बच्चों में विकास की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ सीखने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको उचित प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। संसाधन की सहायता से ही ये बच्चे कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। आप इनको धीरे धीरे ही करके कोई चीज़ सिखा सकते हैं और समेकित शिक्षा के द्वारा इनको जोड़ करके आप आसानी से शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। आगे है मॉडरेट। मॉडरेट सेरेब्रल पॉल्सी में क्या होता है कि इस प्रकार की समस्या से ग्रसित जो भी बालक या व्यक्ति होते हैं उनके शारीरिक और गामक समस्या उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये शारीरिक रूप से और गामक रूप से दोनों में एक तरीके से ये सक्षम नहीं होते हैं, पूरा शरीर इनमें प्रभावित देखने को मिलता है। इनकी शारीरिक विकृति स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इस तरह के दिव्यांगता से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनको उपकरणों के माध्यम से ही सारी चीज़ें सिखाई जा सकती है। स्वतंत्र रूप से ये विशेष शिक्षा प्रणाली के द्वारा इन्हें शिक्षित किया जा सकता है। रोजगार संबंधी भी इनको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे करके रोजगार से इनको जोड़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सर्व सेरेब्रल पॉल्सी की। तो इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो शारीरिक और गामक दोनों स्थिति इसकी बहुत ही खराब होती है, अर्थात एक तरीके से ये समस्या जो होती है बच्चों में वो उनके हर एक कार्य को दूसरे पे ही निर्भर करती है, क्योंकि ये अपने सभी कार्य स्वयं से नहीं कर पाते हैं। और नहाना हुआ या खाना हुआ, ब्रश करना हुआ या शौच जाना हुआ, तो ये सभी दूसरे पे ही निर्भर होता है, स्वयं से कुछ नहीं कर पाते हैं, काफ़ी गंभीर होते हैं बच्चे। लास्ट है हमारा चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर जो हमारा है स्पास्टिसिटी, ये पहला है। स्पास्टिसिटी का अर्थ ये होता है कि इसमें कड़ी हुई या तनी हुई मांसपेशियां पाई जाती हैं जो बच्चे को भद्दा दिखाती हैं। इसके साथ ही जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी सुस्त होते हैं और गति बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों में इनके तनाव देखने को मिलता है। और ऐसे बच्चे क्रोध में, उत्तेजना में इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो तनावग्रस्त हो जाती हैं या उनमें काफ़ी तनाव बढ़ने लगता है और जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी कड़ी हो जाती हैं, तन जाती हैं। तो ऐसे में वो अपने शरीर को या सिर को एक जगह से दूसरे जगह घुमा नहीं पाते हैं, शरीर को कहीं भी वो आगे नहीं ले जा पाते, ना पीछे कर पाते हैं, अंदर बाहर भी अपने हाथ पैर को या कह लीजिए कि गर्दन को वो मोड़ नहीं पाते हैं। दूसरा है एथेटोसिस। एथेटोसिस क्या होता है? यह भी एक तरीके से जो बच्चे इसमें ग्रसित होते हैं उनमें मांसपेशीय विकार को दर्शाता है, अर्थात इस प्रकार की समस्या में जो भी बच्चे होते हैं उनके मांसपेशी या उनकी इच्छा के अनुसार कार्य बिल्कुल नहीं करती हैं और काफ़ी उनमें लचीलापन पाया जाता है, जिसके कारण उनकी जो मांसपेशीय गति होती है वो अलग अलग अवस्थाओं में बदलती रहती है, अर्थात वो अपने शरीर पे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, अनियंत्रित रहता है। उनकी मांसपेशियां लगातार तनाव में होती हैं और वो दिशाएं बदलती रहती हैं, मतलब वो अपने से उस पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लचीले किस्म के ये बच्चे होते हैं।
आगे बात करेंगे एटैक्सिया। एटैक्सिया क्या होता है? एटैक्सिया का मतलब ये होता है कि इसमें अस्थिर और अनियंत्रित गति होता है बच्चे की। अर्थात इस तरह की समस्या जो होती है, इसमें जो बच्चे होते हैं वे अपना शारीरिक संतुलन नहीं कर पाते हैं और गामक समस्या उनमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शारीरिक संतुलन में भी इनके कमी के कारण बैठने, खड़े होने आदि ये सभी समस्या देखने को मिलती है। कोई भी कौशल ये अच्छे से नहीं पूर्ण कर पाते हैं और ऐसे बच्चों में मांसपेशीय तनाव जो होता है वो थोड़ा बहुत मात्रा में होता ही है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई भी देता है, थोड़ा कम भी दिखाई देता है कभी कभी। इस तरीके से एटैक्सिया है आपका। आगे बात करेंगे मिक्स्ड की। तो मिक्स्ड क्या होता है कि इसमें जो आपने अभी पहला पढ़ा स्पास्टिसिटी और एटैक्सिया, ये दोनों के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, तो इसी को मिक्स्ड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण की। तो इसके लक्षण में ये आता है कि इनका जो विकास होता है वो सामान्य बच्चों की तुलना में धीमा होता है। जन्म के समय प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित बच्चा देखने में प्रायः शिथिल दिखता है, निर्जीव सा दिखता है, वो दुबला सा दिखता है। बच्चे को यदि पेट के बल जमीन पर लिटा दिया जाए तो उसका सिर एक तरफ ही झुक जाता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ये बच्चे जन्म से देर से रोते हैं और रोते भी नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। सामान्य बच्चों की तुलना में इनका जो शारीरिक व गामक विकास पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने आदि क्रियाओं में इनके कठिनाई देखने को मिलती है। इन बच्चों के चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं वो ऐठी हुई होती हैं या फिर ढीली होती हैं, लचीली होती हैं और श्वसन प्रक्रिया में भी इनको बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। ऐसे बच्चे उदास व सुस्त दिखाई देते हैं तथा इनके मुंह से हमेशा लार गिरता रहता है। लार गिरने के कारण इनका संप्रेषण कौशल जो होता है वो काफ़ी प्रभावित रहता है। इन बच्चों के दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते हैं, दोनों पैर का भी प्रयोग ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं। गोद में लेते समय, कपड़ा पहनते समय या नहलाते समय इनका जो शरीर होता है वो अकड़ जाता है। इन बच्चों में सामाजिकता और शिक्षा की कमी, आत्मनिर्भरता का भी अभाव देखने को मिलता है। अनैच्छिक व्यवहार इनमें देखने को मिलता है। अचानक रोना, हंसना, तीव्र आवाज़ सुनकर के अत्यधिक डर जाना, गुस्से से कांपना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सभी लक्षण आपके सीपी के होते हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए क्या होता है कि इसमें आपके प्राथमिक उपचार दिया जाता है और द्वितीयक उपचार दिया जाता है। प्राथमिक उपचार में चिकित्सा से संबंधी देखभाल, विकृति रोकथाम और उपचारात्मक प्रक्रिया, ये तीनों चीज़ें अपनाई जाती हैं। चिकित्सा में आप जानते ही हैं, बच्चे को चिकित्सक को दिखाया जाता है उसके जन्म के बाद ही। उसमें जो भी क्षति हुई रहती है वो विशेषज्ञों के द्वारा जो भी वो बताते हैं उसी को लागू किया जाता है। विकृति की बात करें तो इसमें बच्चे में प्राथमिक व द्वितीयक रोकथाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे संकेत या लक्षण देख करके आप वहाँ पे कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे बच्चे के जो लचीलेपन है या सुस्ती है उस चीज़ को थोड़ा सा दूर किया जा सके, या फिर उसमें जो मूवमेंट करने का कठिनाई आता है उस चीज़ को भी दूर किया जा सके। उपचारात्मक प्रक्रिया में ये होता है कि सीपी से ग्रसित जो बालक होते हैं सबसे पहले तो इनकी पहचान की जाए और जल्द से जल्द करके पहचान उपचार के लिए उन पे प्रक्रिया लागू कर दी जाए, जिसको उपचारात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। इसमें शल्य चिकित्सा ज़्यादा ज़रूरी होता है। दवाओं के माध्यम से सीपी को उसी के स्तर पे रोका जा सकता है। द्वितीय चरण में आप देख सकते हैं कि इसमें सीपी से जो ग्रसित बालक होते हैं उनको पुनर्वास सेवाएं दी जाती हैं। उनको सुचारू रूप से लागू किया जाता है जो पुनर्वास दिया जाता है, जैसे वाणी और भाषा चिकित्सा इनको दिया जाता है और इनमें अंतराक्षेपण की भी प्रक्रिया लागू की जाती है।
इसके साथ साथ खेल चिकित्सा, व्यवहार परिमार्जन, सहायक उपकरण, दैनिक क्रियाकलाप, विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सभी चीज़ों पे विशेष ध्यान दे करके इन बच्चों को सीपी के जो भी ग्रसित व्यक्ति या बालक होते हैं वहीं पे उनको रोका जा सकता है और उनकी इस बीमारी को बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनकी इस दिव्यांगता को बढ़ने नहीं दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मांसपेशीय क्षरण की, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो मांसपेशीय जो क्षरण होता है या पेशीय जो रोग की पहचान होती है, ये सर्वप्रथम 1890 में किया गया था। यह एक वंशानुगत बीमारी होती है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती जाती है और इसमें स्नायु तंत्रिका जो होता है उसमें क्षति पाया जाता है, जिसके कारण इसको तंत्रिकीय विकार भी कहा जाता है या इसको तंत्रिकीय तंत्र संबंधी बीमारी भी कहा जाता है, जो तंत्रिकाओं में असामान्यता को उत्पन्न करता है, जिसके कारण मुख्य रूप से जो गामक नर्व होते हैं या कोशिका के रीढ़ रज्जु होते हैं, स्पाइनल कार्ड, या फिर इसमें एड्रेनल हॉर्न सेल जो होता है वो एक तरीके से अवरुद्ध हो जाता है, उसमें विकास नहीं हो पाता है, जिससे बच्चों में क्या होता है कि चलने फिरने में कठिनाई होती है या कोई कार्य करने में या कार्यात्मक रचनात्मक रूप से उनमें क्षरण पाया जाता है, जिसके कारण ये एक दिव्यांगता का रूप धारण कर लेता है। ये लगभग 2 वर्ष की उम्र के बालकों में अधिक देखने को मिलता है। इस रोग से ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो दोनों पैर उनके प्रभावित होते हैं या प्रारंभिक अवस्था में ही दोनों पैर में उनके कठिनाई देखने को मिलती है। बाद में शरीर के ऊपरी हिस्से को भी ये प्रभावित कर देता है। इस रोग के कारण चलने फिरने में असमर्थता देखने को मिलती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है यह श्वसन तंत्र के संचालन में भी कठिनाई उत्पन्न कर देता है, जिससे बाद में चल करके बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है और ये समस्या बहुत ही जटिल हो जाती है। धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होते हैं और बाद में क्या होता है कि ये बच्चे अपने ऊपर किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं कर पाते हैं, तो या तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं या फिर उनका जीवन ऐसे ही ताउम्र गुजर जाता है। टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो इसमें उम्र, प्रभाव व लक्षणों के आधार पर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखा जाता है, इर्ब्स देखा जाता है इसमें, अर्थात इसको बेकर प्रकार की मांसपेशीय क्षरण बोला जाता है। एक होता है मायोटोनिक मांसपेशीय क्षरण। तो 3 प्रकार के इसमें मांसपेशीय क्षरण पाए जाते हैं, और भी पाए जाते हैं लेकिन आपको 3 ही जानना है यहाँ पे। डचेन जो होता है 3 से 8 वर्ष के बालकों में देखा जाता है। इर्ब्स जो होता है ये 12 से 16 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। और जो आपका तीसरा है लिम्स, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो 10 से 12 वर्ष के होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें, और इससे ऊपर के बच्चों में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये था आपका मांसपेशीय क्षरण, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही पार्ट था। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी 2.1 जो सब यूनिट था ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2.2 सब यूनिट के साथ में। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण हो सकता है आप लोगों को समझ में कम आया हो, तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को समझ में कम आया होगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, दोबारा से आप लोगों को उसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी तरीके से मत रहें, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब है। लेकिन फिर भी कई दिन हो गया था आप लोगों को वीडियो नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा मैं अगर कोशिश करूं तो वीडियो दे सकती हूं। इसलिए आप लोगों को कहीं भी समझने में समस्या आई होगी तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।